नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर राजधानी देहरादून में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें, पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। तो वहीं देर रात पुलिस ने देहरादून के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें, इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी खुद मौके पर मौजूद रहे और सार्वजनिक और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की निगरानी की। तो आपको बता दें, भारत पाक तनाव के बीच देहरादून में अलर्ट जारी किया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज को लेकर सभी वीडियो चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें, रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों को आवाजाही का लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी। यह सलाह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई है। बता दें, और इससे पहले भी इस तरह के अभियानों के दौरान मीडिया की भूमिका पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच या सुरक्षा बलों की आवाजाही का लाइव कवरेज पर रोक लगाया गया है। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के रामनगर से एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, जहां एक युवक ने न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये घटना सामने आई है, आपको बता दें, रामनगर के काशीपुर रोड के पास से, जहाँ चिल्किया के एक बगीचे से बता दें आपको घटना सामने आई है, जहाँ एक बछिया के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया इतनी ढीली हो गई है कि ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, गुरुवार की देर शाम मीना देवी नाम की एक महिला अपने जानवरों को देखने जब बगीचे पहुंची, तो वहां की खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। उसकी गाय और बछिया मौके से गायब थी। जब उसने अपने पति के साथ खोजबीन की तो बगीचे के एक खंडहर नुमा कमरे में ढूंढने गए, तो वहां का मंजर देखकर दोनों के होश उड़ गए। गाय स्वामी ने बताया कि मैंने देखा कि एक युवक बछिया को मारे जा रहा था और उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। जब मैंने टोका तो उसने मुझे गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना दी गई कि चिल्किया चौराहे के पास एक बगीचा है, तो उसमें एक विधर्मी के द्वारा, विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा बगीचे में गाय छोड़ी गई थी। गौ माता का बछिया था, तो उसको बंद कमरे में वहाँ पर ले जाके बछिया में उसके साथ गलत काम किया गया। तो जैसे कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना दी तो हम भी मौके पे पहुँचे। वहाँ पर पुलिस प्रशासन, सभी विभाग आ रखे हैं, सभी जांच में जुड़े हुए हैं। आरोपी को पकड़ लिया गया है, विधर्मी को पकड़ लिया गया है और डॉक्टरों की टीम आ रखी है, गाय के बच्चियों का सैंपल ले रहे हैं। तो उसके बाद जैसी भी वैधानिक कार्रवाई होती है, तो उसमें जो बगीचे मालिक के द्वारा तहरीर दे दी गई है। तो बाकी पुलिस प्रशासन अपने उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। और जो सत्यापन का विषय है, भाई साहब, हमें लंबे समय से उठा रहे हैं इसको। कल पीरू मदारा क्षेत्र में भी हम प्रशासन से बराबर मांग कर रहे हैं कि सत्यापन को लेके भारी क्षेत्र के, भारी राज्यों के आदमी आ रहे हैं और बिना सत्यापन के रह रहे हैं। तो समय समय पे बगीचों की चेकिंग भी की जाए, क्योंकि ऐसे विधर्मी बाहर से आ रहे हैं जो जिनका कोई सत्यापन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आते हैं कि इनका आखिरी में सत्यापन क्यों नहीं होता है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, मगर कहीं ऐसे बगीचे वाले हैं कि जो सत्यापन नहीं करवाते हैं। कई लोगों के चलो सत्यापन हो रहे हैं, मगर जो भारी लोगों के सत्यापन होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाए और समय समय पर ऐसे बगीचों में, जो रामनगर के क्षेत्र में जो फलपट्टी क्षेत्र है, समय समय द्वारा सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। और जो बगीचे में एक मतलब घटना घटी थी, इसमें वादी द्वारा हमारे द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आवश्यक मतलब कार्रवाई की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी, कहाँ का रहने वाला? आरोपी वसीम है, जो यूपी का रहने वाला है और इसके विरुद्ध जो हमारे द्वारा
संबंधित धाराओं में हमें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। बता दें, वहीं पुनीत मित्तल का कहना है कि मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शहर में हो रहे प्रदूषण को कैसे रोका जाए। तो गलत तरीके से जो प्रदूषण फैला रहा है, कूड़ा जलाने पर रोक और अनेकों ऐसे प्रदूषण जिनसे वातावरण दूषित होगा, उस पर नजर रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और शहर को कैसे साफ रखा जाए उस पर कार्य किया जाएगा। निगम, धन्यवाद आपका बधाई देने के लिए और सरकार का भी, जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद पे। बेसिकली जो नगर में पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं या किसी भी कारणों से हो रहा है, उसको कंट्रोल करना प्राथमिकता रहेगी, तथा जो नगर या नगर पंचायत हो गई या नगर परिषद हो गए, इनकी जितने भी हमारे नगर निगम हो गए, मैं मेयर या अध्यक्ष सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में ग्रीनरी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, प्लांटेशन करें और जो कूड़े का निस्तारण है उसको यथासंभव कायदे से करें। सूखा और गीला जो अपना कूड़ा है उसको अलग अलग करके। और इसके लिए मैं पब्लिक से भी एक निवेदन करूंगा कि अपने कूड़े का निस्तारण हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक करें, सूखे और गीले को अलग करें। कहीं जगह खाली पड़ी है या कोई कोना है, वहाँ पर गमला रख दें या कहीं पर पेड़ लगा दें और पर्यावरण को सुरक्षित करें। खुले में कूड़ा ना जलाएं। आजकल एक प्रवृत्ति हो गई है, कूड़ा जला भी इकट्ठा हुआ और जला देते हैं, जिससे पूरा वातावरण दूषित होता है। मेरा सबसे आपके माध्यम से कहना है, कूड़े को उसका निस्तारण करें, ठीक से करें, जलाएं ना, और पेड़ पौधे अतिशीघ्र लगाएं। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। तो वहीं इसी क्रम में शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने कहा कि जल्द ही यह योजना धरातल पर उतारी जाएगी। तो वहीं शिक्षा महानिदेशक के अनुसार निदेशालय स्तर से इस मामले पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो वहीं अब मुख्य सचिव से बैठक के बाद से इस प्रणाली को धरातल पर उतार दिया जाएगा। तो आपको बता दें, गौरतलब है कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही भगवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समीक्षा बैठक विभाग की ली गई थी कल, तो जिसमें हमने जो हमारा SCF है, जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें ये था कि NEP 2020 के अंतर्गत जो है हम पारंपरिक ज्ञान के ऊपर भी फोकस करेंगे और बच्चों को इस तरह की जो पाठ्यचर्या है वो समाहित करेंगे जिसमें हमारा जो परंपरागत शिक्षा है उसका ज्ञान भी बच्चों को हो। तो इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि उनके पाठ्यक्रम में बच्चों को जो है भगवत गीता भी पढ़ाई जाए। तो उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी इसको हम फाइनल करेंगे। इसमें अभी हमारे निदेशालय स्तर से कार्रवाई हो गई है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठक हो गई है, माननीय मंत्री जी को भी प्रेजेंटेशन दे दिया गया है और फाइनली इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक कराई जानी है। तो जल्द ही इसको करा करके इसको अंतिम रूप दिया जाए। तो वहीं कांग्रेस ने देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली है। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो बता दें आपको, PCC मुख्यालय से पलटन बाजार तक निकाली आपको बताइए तिरंगा यात्रा, जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए पाक मुर्दाबाद के नारे। तो वहीं कांग्रेस ने देहरादून में निकाली आपको बता दें तिरंगा यात्रा। तो रामनगर पहुंचे उत्तराखंड के प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष पूरन नैनवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों को जोड़ने का विजन साझा किया। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना है कि जो देश भी उत्तराखंडी देश विदेश में रह रहे हैं उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, ताकि वे अपने गांव की उस सीढ़ी को भी फिर से छू सके जिसे उन्होंने बचपन में पार किया था। वहीं उन्होंने बताया कि आज उत्तराखंड के लगभग 15 से 20 हज़ार लोग देश के अलग अलग हिस्सों में
रह रहे हैं। ऐसे में अकेले दिल्ली में 15 लाख और मुंबई में 25 लाख से अधिक उत्तराखंडी प्रवासी हैं। ऐसे में सरकार अब एक मिशन मोड में काम कर रही है, जिससे प्रवासियों को राज्य के विकास से सीधे जोड़ा जा सके। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही देश और विदेशों में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के लिए एक साझेदारी बनाना हो। कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिलेगा कि भाई जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही ध्येय है कि उत्तराखंड के जो लोग बाहर रह रहे हैं, प्रवासी लोग, चाहे वो भारत में है चाहे वो विदेश में है, उनको उत्तराखंड के साथ जोड़ा जाए। वो अपने गांव की उस सीढ़ी को छुएं जो उन्होंने बचपन में वहां पार किया है। तो आज हमारे प्रदेश से कम 10-15 हजार तब भी है, लाख नहीं तो दिल्ली में 25 लाख 30 लाख हम कहते हैं, बॉम्बे में करीब 15 लाख कहते हैं। तो इन लोगों को गांव से जोड़ने का ये काम करना है, उनके साथ संपर्क करके साल में एक भारत के लोगों का, प्रवासी लोगों का, जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी भारत में रह रहे हैं उनका सम्मेलन करेंगे, और एक विदेश में जो रह रहे हैं उनका सम्मेलन करेंगे, ताकि वो अपनी मातृभूमि से जुड़े। और उनका हम क्या सहयोग ले सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति में है कि वो किसी गांव को अपना गोद लेना चाहता है, उसको गोद ले और उस गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए, आगे उनके विकास के लिए क्या कर सकता है, उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसको हम सरकारी तौर पे उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। तो वहीं शत्रु देश की कायराना हरकतों पर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, शत्रु देश के हमलों पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर हमारी संवाददाता अभय कैंतुरा ने पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर जनरल शम्मी सबरवाल से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। हालात हैं वो बड़े तनावपूर्ण हैं, और जिस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमले हो रहे हैं उस समय युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मेजर जनरल सबरवाल जी। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से। सर, आपने लंबा समय सेना में गुजारा है, सेना के अनुभव आपको ज़्यादा है, किस तरीके के हालात इस समय दिख रहे हैं? क्या सर युद्ध हो सकता है? अगर युद्ध नहीं तो फिर कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आतंकवाद का भी खात्मा हो सके और पड़ोसी जो ऐसे शत्रु देश हैं उनको एक सबक भी मिल सके? देखिए, ऐसा है कि देखा जाए तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान ऐसी मूर्खता करेगा जो उसने कल रात को करी, क्योंकि एक बार मार खाने के बाद आदमी कहता है चलो छोटा मोटा चुटर पुटर कर लिया, अब शांत होके बैठ जाओ। क्योंकि पुलवामा के बाद भी इन्होंने आपको याद होगा, इन्होंने अपने F-16 भेजे थे, और उसमें से एक F-16 हमारे पुराने एयरक्राफ्ट के द्वारा ही गिराया गया, जो अपना विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि हु बिकेम वेरी फेमस। तो तब आप ये देखिए, एक हमारा पुराना एयरक्राफ्ट आपके उस समय के अच्छे एयरक्राफ्ट को गिरा देता है। आज हमारे पास रफेल हैं, और तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट है अब वो पुराना हो चुका है। उसके बावजूद इनको अक्ल नहीं आई, इन्होंने सोचा हम कुछ कर दें। इन्होंने हमारे डिफरेंट सिटीज़ को, 15 सिटीज़ को कल सुबह जो जिस तरह से अपना ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक करने की कोशिश की, ये भूल गए कि हमारे पास S-400 वो मतलब डिफेंस सिस्टम है जिसके आगे मतलब आज वर्ल्ड में और कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। हमने ना केवल उसको नाकाम किया बल्कि इनको एयर कैजुअल्टीज भी दिए। उसके बावजूद जब इन्होंने कल ये किया तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने कहा सही में एक मूर्खता की भी एक सीमा होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास मूर्खता की सीमा नहीं रह गई। लेकिन मुझे लगता है अब जिस तरह से इन्होंने अपने F-16 गिरवा दिए, JF-17 जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है गिरा दिए, जिसके करके मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा चीन इनसे नाराज़ होगा कि क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट गिरने से उनकी इंटरनेशनल मार्केट में एक साख गिरती है। प्लस हमने कल इनका जो HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था जो लाहौर में था, हमने उसको भी बर्बाद कर दिया, तो वो भी चाइना से मिला हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये आ जाती है कि जो चाइना का जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। और अगर उन हथियारों के बेसिस पे अगर पाकिस्तान जो फुदक रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस तरह से उसने कल रात जो मार खाई है, और ख़ास तौर पे आप देखिए हमारा नेवल शिप जो INS विक्रांत भी जो कल जो इंटरनेशनल वाटर में था, अरेबियन सी में, उसने कराची पे जो डैमेज किया है, तो अगर थोड़ी भी सूझबूझ होगी तो शायद ये अब इसके बाद आगे
कुछ ऐसा करने की चेष्टा नहीं करेगा। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी हमने अपनी जो आर्म फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसका मेरे ख्याल से 5% भी हमने यूटिलाइज नहीं किया है। और अगर 5% ने इतना डैमेज कर दिया है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आगे क्या होगा। मेरे ख्याल से अब अगर वहाँ पर कुछ भी लोगों में समझदारी है, क्योंकि आप ये देखिए कल एक इनकी पार्लियामेंट में भी एक जो पार्लियामेंटेरियन था वो लिटरली रो रहा था कि भाई कहाँ फौज ने हमें फंसा दिया है। और पब्लिक में भी वहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी रोष है। और जिस तरह से हमने कल रात को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन सब ठिकानों पे जो हमने हिट किया है वो एक और कुछ नहीं तो देखो हमने टारगेट क्या है, मिलिट्री सेलेक्ट किया, लेकिन पब्लिक में एक दहशत हो जाती है। और जब पब्लिक आर्म फोर्सेस के साथ ना हो तो वो देश कभी जीत नहीं सकता। देखिए हमारे देश में आज पूरा देश एक साथ फौज के साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और चूंकि ये उल्टा हो रहा है इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज इनको थोड़ा ठंडा हो जाना चाहिए। सर आपका जैसा अनुभव है, आपने जितना समय आपने इन चीज़ों को आपने बारीकी से वहाँ देखा भी है सर, क्या लगता है अभी ये चीज़ें समाप्त होंगी? आतंकवाद का जो सपोर्ट ये लोग करते हैं चाहे सेना के माध्यम से, ये चीज़ें समाप्त कर पाएंगे ये लोग? इस पर विराम लगाएंगे? क्योंकि यही लोग ज़्यादा चीज़ें हैं जो इनको आगे बढ़ाने या इनको आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित कर रहा है। देखो आतंकवाद तो नहीं बंद होने वाला, क्योंकि ये ऐसी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है जो इतनी आसानी से सीधी नहीं होने वाली। आप ये देखिए जो ये 7 तारीख की रात के जो टेररिस्ट मरे थे, अब उन टेररिस्ट के जो जनाज़ों के ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पुलिस और मिलिट्री के जो इतने बड़े बड़े जनरल्स और वो आ रहे हैं और एक टेररिस्ट को आप अपने नेशनल फ्लैग में लेकर जा रहे हो उसकी लास्ट राइट्स के लिए, तो वो क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट एक ही हैं, सिर्फ ड्रेस अलग अलग है। और वो चाहे ये ऊपर से बोल दें कि हम, पहली बात तो देखो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि भाई हमारे पास तो टेररिस्ट है ही नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी बंद होने वाला है। बिल्कुल, पुलिस सेना अधिकारी ये कह सकते हैं मेजर जनरल समीर सरोवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय सेना तैयार है हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए। अब ये देखना होगा और ये पड़ोसी मुल्क को भी समझना होगा कि उनकी जो शत्रुता है वो किस प्रकार से इन चीज़ों को बनाते हैं और कैसे सब रखते हैं, लेकिन भारतीय सेना तैयार है। कैमरामैन हरसुनियाल साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और अब आगे बढ़ेंगे जहां हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। बता दें जिसके बाद से पूरे देश में अलर्ट है और इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है। बता दें चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा है कि चारधाम यात्रा को देश की ही नहीं बल्कि आपूर्ति विदेशों में भी इस यात्रा की ख्याति है। और पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं इस बार चारधाम यात्रा में 6000 पुलिस के जवानों अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। तो वहीं इस बार केंद्र सरकार से भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजा गया है जिनको अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। तो आपको बता दें वहीं आतंक विरोधी दस्ता को 11 टीमों को अलग अलग जगह लगाया गया है। आपको बता दें इसके साथ साथ सादी वर्दी में भी अलग अलग जगह पुलिस के जवानों को लगाया गया है। तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीज़न में करीबन 5500 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ ना हो, तो इसके लिए हमने अपनी आतंकवादी विरोधी दस्ता ATS की 11 टीम्स को डिप्लॉय किया है। साथ साथ सादी वर्दी में भी हमने अपने पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया है ताकि जो भी अवांछित लोग हैं उन पे नज़र रखी जाए।
वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। साथ साथ अगर संदिग्ध मिलता है तो उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान में, ताकि हम उनको अपने जो नेशनल पोर्टल्स हैं उनसे मैच करके उसको ये देख लें कि वो उनके खिलाफ कहीं और जगह पे कहीं कोई अपराध या कोई ऐसी कोई घटना करके वो कहीं ये चारधाम क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से रहे तो नहीं रहे हैं। तो ये पूरी तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सिराज अहमद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में अधिशासी अभियंता का घेराव किया। बता दें, सिराज अहमद ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर नया कनेक्शन जल्द लगाए जाने के एवज में रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया। बताया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष नफीस अहमद ने अपने गोलच्छा कंपाउंड स्थित घर पर नए विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने के 5 माह बाद भी उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है। बताया कि एक कर्मचारी ने उनसे कहा कि आप 7500 रुपए दे दो, 4-5 दिन में मीटर लग जाएगा, लेकिन उन्होंने उससे या कहकर मना कर दिया कि जब सरकारी फीस 4600 रुपए है तो वह अधिक पैसे क्यों दे। विभाग के चक्कर काटने के बाद मुश्किल से 30 मार्च 2025 को 4600 रुपए जमा करने का मैसेज आया, जिसे आवेदनकर्ताओं ने दिनांक 15 अप्रैल को जमा कर दिया। इसके बाद मीटर लगाने वाले कर्मचारियों द्वारा जल्द मीटर लगाने के लिए चाय पानी के नाम पर रुपए मांगे जाते हैं, तो कभी कनेक्शन वायर न होने की बात कहकर टाल मटोली की जा रही है। उन्होंने अधिशासी अभियंता ने उपरोक्त प्रकरण की जाँच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। शिकायत आई है, उस हिसाब से उनका कहना ये है कि उन्हें 6 महीने पहले कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी जो अभी रसीद कटी, जो डिपॉजिट हुआ है 15 अप्रैल को पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है। तो नॉर्मली हम लोग पैसा डिपॉजिट से 1 मंथ लेके चलते हैं कि 15 मंथ से पहले उनका कनेक्शन हो जाना चाहिए। अभी आपके आज 8 तारीख हो गई है, तो मैं पता भी करता हूँ एक बार जी हिसाब से और एस डी हिसाब से इस बारे में क्या रसीद नहीं हो तो आपको रसीद मिल रही है। आप तो उतना ही पैसा जमा करेंगे जितना आपका मैसेज आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, मोबाइल पर आपको मैसेज आता है, आप उसी मैसेज से आप डायरेक्ट जाके आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन का रसीद हम दे सकते हैं। जो एक्स्ट्रा चाय पानी का खर्चा मांग रहे हैं वो क्या पूरा मामला है? अब इस बारे में पता करते हैं, ये हिसाब से बात करके पता करेंगे तो इस तरह का कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हम एक बार इंक्वायरी इसमें करते हैं पहले इस मैटर से क्या है। दूसरा, आप इनको निर्देशित करेंगे कि भाई जो भी कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है विदिन ड्यू टाइम उसको कनेक्शन दे दिया जाए, और अगर कोई उनमें दिक्कत है, कहीं कागज़ नहीं मिल रहे हैं, उसके पूरे नहीं है, तो आप उसको तुरंत रिजेक्ट करें। ये विद्युत विभाग जो कार्यालय है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहाँ बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। जो कर्मचारी ठेकेदार के अंतर्गत हैं, जो विभाग के अंदर भी नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि 7500 रुपये दीजिए, नया कनेक्शन आपका 3 दिन के अंदर लग जाएगा। मैंने कहा 4650 रुपये जमा होते हैं, मैं इतने पैसे क्यों दूँ, मैं खुद करा लूँगा। बोला वहाँ जाकर देखो पता चलेगा तुम्हें कितने महीने चक्कर काटोगे। मैं भी ट्राई करूँ, इसलिए मैंने अपनी पहचान नहीं बताई कि मैं बीमारी में मैं जाकर फाइल जमा कर आया। 3 महीने तो मेरी फाइल नहीं मिली, फाइल गुम हो गई। अगर मैं पैसे दे देता फाइल ऊपर रहे थे। उसके बाद में पैसे जमा हो गए, सब हो गए, तो मेरे पास आते हैं 21 तारीख को फ़ोन आता है, घर पर पहुँचते हैं। मेरी वाइफ से बोलते हैं कुछ चाय पानी कर देना और हम अपना मीटर लगा दे रहे हैं। मैंने मना कर दिया, मैं हूँ नहीं घर पर, मत लगाओ। कनेक्शन किस तरह का था? मेरा घरेलू कनेक्शन था, डोमेस्टिक लगा हुआ है पहले से। ऐसा भी कितना रुपये का था? 4600 रुपये जमा होती है कनेक्शन के अंदर, 7500 रुपये। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।